बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है इतवार का दिन, आप रेस्ट कर रहे होंगे। आज हम आपको डिप्रेशन नहीं देंगे, बल्कि आज हम एक वीडियो बनाएंगे एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में जिसको मेरा ख्याल है पूरा बरे सगीर फॉलो करता है और चाहता है कि उसकी तरह बन जाए। हमारे यहाँ यूट्यूबर्स को रातों ख्वाब आते हैं कि बड़े होकर उनका नाम भी ध्रुव राठी हो जाए। और ध्रुव राठी जो मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करता है, अपने कोर्सेज बेचता है, बताता है कि एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म अपने कैसे इस्तेमाल करने हैं, और आपको ये भी बताता है कि मैं ध्रुव राठी जो इंडिया में नहीं रहता, यानी बरसगीर में नहीं रहता, आपको बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री में क्या हुआ था। ध्रुव राठी कहीं शुरलियाँ बोंगियाँ चवलें मारता रहता है, और हम अपने चैनल पे इतना वक्त उस पर ज़ाया नहीं करते कि हमने आपको डिप्रेशन देनी होती है। लेकिन जब ये वीडियो एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। कभी कभी हमारा भी दिल चाहता है कि लो रिस्क वीडियो बना दें। सलमान साहब समझ तो गए होंगे आप, लो रिस्क, हर वक्त ख़तरे से खेलना अच्छा हमें भी नहीं लगता। अब होता क्या है कि ध्रुव राठी से पता नहीं कौन पूछता है, पता नहीं हु इज़ इट, जो ध्रुव राठी को कहता है कि जनाब आप ना एक वीडियो बनाएं पार्टीशन के ऊपर। और ध्रुव राठी साहब इतने बेशरम हो चुके हैं कि वो प्लग को इग्नोर भी नहीं करते। वो ये भी बता देते हैं कि रिसेंटली एक सीरीज़ का सीज़न 2 आ रहा है। सीरीज़ का नाम हम मेंशन नहीं करेंगे, कमेंट्स के अंदर आप लोग खुद ही मेंशन कर दीजिएगा। लिहाजा उसके सीज़न 2 की प्रमोशन के लिए, जो अब अपेरेंटली ध्रुव राठी भी कर रहे हैं, आप एक वीडियो बना दें पार्टीशन के बारे में जो एग्जैक्टली उस नैरेटिव को सूट करे जो हमारी सीरीज़ में आ रहा है। इतनी ओपन दलाली, ब्रोकरेज कोई कैसे कर सकता है? रियलिटी ये है दोस्तों कि टू नेशन स्टेट के आइडिया को इंडिया तो अटैक करता ही करता है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी पाकिस्तान में भी अटैक करते हैं। और अक्सर औक़ात हमारी पॉलिटिकल गलतियों की वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था उसको हाईलाइट करते हैं और बार बार ताने देते हैं। लेकिन आज सन 2026 के अंदर इंडिया ने साबित किया है, हिंदुत्व ने साबित किया है कि टू नेशन थ्योरी सही थी। लेकिन ये वीडियो हमारे प्रोपेगेंडा पे नहीं है, ये वीडियो है ध्रुव राठी के प्रोपेगेंडा पे। हमें बताया गया था कि ध्रुव राठी एक इनलाइटेंड, मॉडरेट, सेकुलर सोच का आदमी है, लेकिन रियलिटी ये है कि 47 की तरह और आज 2026 की तरह सिर्फ दो कुव्वतें इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व, यानी नीम करम हिंदुत्व। और इनफैक्ट 47 का पार्टीशन इस चीज़ को हाईलाइट भी करता है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो फार साइटेडनेस थी आइडेंटिफाई करने के लिए, गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत गुफ्तगू में फ़र्क है। नीयत सबकी सेम है कि फाइनली एक ऐसा मुल्क कायम करना है जहाँ पे हिंदू सुप्रीम हो जाए, और हिंदूज़ के अंदर भी एक पर्टिकुलर कास्ट यानी कि ब्राह्मण सुप्रीम हो जाए। वीडियो के अंदर जो ध्रुव राठी भाई बनाते हैं वो कहते हैं कि जनाब एक बंदा जिसको कभी ना इंडिया में आया था, ना इंडिया में रहा था, ना इंडिया के जियो पॉलिटिक्स का समझ थी, एज इफ़ इंडिया एक कोई मोनोलिथ है, इस आइडिया पे बाद में आएंगे, उनको बुलाया जाता है सर सिरिल रैडक्लिफ कि आप आके तकसीम करें। और उन पे माउंट बैटन इतना प्रेशर डालता है, इतना उन पे प्रेशर डालता है कि जनाब ये हरकत आपने फ़ौरन ही करनी है। कि सिरिल रैडक्लिफ साहब एक अच्छे नीयत वाले इंसान, वकील होते हैं उस वक्त के बहुत बड़े, यूके के यानी कि इंग्लैंड के, वो आके ये काम सर अंजाम देते हैं। इसके अंदर वो बात करते हैं कि जो सिरिल रैडक्लिफ साहब थे वो बड़े एक न्यूट्रल अंदाज से इंडिया की पार्टीशन बनाते हैं। इस पे ना गांधी खुश होता है ना नेहरू खुश होता है। सबसे पहले ब्रिटिश की न्यूट्रलिटी तो उस दिन साबित हो गई थी जिस दिन नेहरू भाई माउंट बैटन की बेगम के साथ रंगरलियाँ मचा रहे थे, और माउंट बैटन साहब जो है वो छोटे बच्चों के साथ रंगरलियाँ मचा रहे थे। ये एक हार्श रियलिटी थी उस टाइम की पॉलिटिक्स की, जो आज सब ओपनली डिस्कस करते हैं, जिसने पूरी की पूरी पार्टीशन के प्रोसेस को इंडिया के फेवर में शेड किया था। इनफैक्ट माउंट बैटन खुद पर्सनली जाके एडवोकेसी कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल के साथ प्रिंसली स्टेट्स को कि आप जाके शामिल हो जाएं इंडिया के अंदर। कितना को इंसाफ आप एक्सपेक्ट करेंगे, जो जो जज है वो मिला हुआ है एक पार्टी से, पर पाकिस्तान ने ये चीज़ भी कबूल कर ली। इसके दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हाईलाइट किया हमारे ध्रुव राठी भाई ने, और मैं चाहता हूँ आप इस पर नोट करें, फोकस करें कि वो अचीव क्या कर रहे थे। वो कहते हैं कि जनाब जिन्ना साहब चाहते थे, यानी कायदे आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान हो और इंडिया का नाम हिंदुस्तान हो। लेकिन वल्लभ भाई ने पटेल ने कहा कि जनाब हमारा नाम तो इंडिया है, सदियों से हमारा नाम इंडिया चलता आ रहा है। इधर उन्होंने आपको दो चीज़ें करके दिखाई। एक कि पाकिस्तान यानी कायदे आज़म चाहता था कि मुल्क की तकसीम हो, लिहाजा उन्होंने एक नया नाम बनाया। और ये जो पूरी बॉडी थी सब कॉन्टिनेंट की, ये तो असल में एक बॉडी थी जिसका हमेशा से नाम इंडिया था। ये सरातन झूठ है। कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी का जो मेजॉरिटी हिस्सा था वो एक्चुअली कांग्रेस के अंदर गुजारा था, और कोशिश की थी कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बन सके। जब हर किस्म का इत्तेहाद फेल हो गया, जब हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ जो कर सकते नहीं हो सका, तब जाके उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। यानी मुस्लिम लीग प्रीडेट करती है कायदे आज़म को।
इनफैक्ट ये कांग्रेस के हिंदुत्व नैरेटिव का फेलियर था बार बार, जो कायदे आज़म को नजर आ रहा था कि सेकुलर स्टेट कभी बन ही नहीं सकता इंडिया, कि कायदे आज़म जाकर शामिल है मुस्लिम लीग। नंबर 2, इंडिया कोई चीज़ नहीं थी। ठंड काफी हो गया है नो, अगर आप भी शाम को कोजी फील करना चाहते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 100% कॉटन फ्लीस 350 GSM इयॉन की ब्रीदेबल स्पोर्ट्स वेयर हुडी आप ले सकते हैं। सिर्फ इयॉन की हुडी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत आला डिजाइन है जो कमेमोरेट करता है पाकिस्तान के एक हिस्टोरिक अचीवमेंट को, ऑल्सो नोन एज द सोवियत जिहाद। ये डिजाइन एक खातून ने सरप्राइजिंगली डिजाइन किया था राइट हियर एट इयॉन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम कमेमोरेट करते हैं ज़ियाउल हक की विक्ट्री ओवर द स्नेक ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। जो 71 की जंग के बाद हमें लगा था कि पाकिस्तान जो है वो थक चुका है, फिर पाकिस्तान ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए थे, अपनी न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया था, अपनी गोट पावर को डेवलप किया था, और अपनी एयर फ्लीट को भी, और साथ ही साथ अपेरेंटली रैम्बो के साथ भी काम किया था एट सम पॉइंट अफगानिस्तान को फतह करने में। तो अगर आप पाकिस्तान की कामयाबी को एक कूल तरीके से कमेमोरेट करना चाहते हैं, अगर आपको एक आयरॉनिक एंड येट पावरफुल एंड मैस्कुलिन हुडी चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी है और अफोर्डेबल भी है, तो सिर्फ 5,000 रुपये में, अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप बड़े बच्चे हैं, तो 6,000 रुपये में आप johnpodcast.com पे ये हुडी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बॉय। ये एक झूठ है जो बार बार आपको कहा जाता है कि इंडिया कुछ था। इनफैक्ट ध्रुव राठी अपनी ही वीडियो में प्रूव करता है कि इंडिया कुछ नहीं था। इनफैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिन इलाकों में इलेक्शंस लड़ती थी, वो पूरा लैंड मैस ऑफ टुडे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश कवर ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि 565 प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, जिनके अंदर हिंदू राजा महाराजा थे, मुसलमान राजे थे, और मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज गवर्न करती थी उन एरियाज को। इनफैक्ट ये हिस्ट्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जो ये पूरा इलाका है, कि इसके अंदर कभी एक मोनोलिथ नहीं था। सबसे बड़ा जो हमने इसका मोनोलिथ देखा मॉडर्न टाइम्स में, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर था, और उससे पहले औरंगजेब के अंडर था, जब औरंगजेब ने पूरे बरे सगीर पाको हिंद को फतह कर लिया था और वो उसको रन करता था। तो ये जो आइडिया है कि इंडिया कोई चीज़ थी और ये कोई बहुत बड़ा एम्पायर था, ये एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। इनफैक्ट हमारे हिंदुत्व ट्रोल्स को, बीजेपी ट्रोल्स को एक मिस्टिकल एम्पायर की बात करनी पड़ती, जो पता नहीं इतना बड़ा था कि वर्ल्ड मैप ही ऑक्यूपाई कर लिया था, पता नहीं उसका वो क्या नाम देते थे। बहरहाल, तो ये कोई चीज़ नहीं थी। इनफैक्ट जो पार्टीशन हुई है, उससे पहली दफ़ा दो मुल्क कंप्लीटली न्यू क्रिएट हुए थे। एक चीज़ ध्रुव राठी की वीडियो में बिल्कुल ठीक थी कि क्योंकि दो न्यू मुल्क कंप्लीटली न्यू क्रिएट हुए थे, तो एसेट डिविजन्स के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इनफैक्ट चाहे उन्होंने बतखों की मिसाल दी, वो एब्सोल्युटली करेक्ट थी कि इतने लेवल तक भी डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी, एंड अंडरस्टैंडेबली सो। जब एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड डिवाइड अप होता है, चॉप अप होता है, और ये बात सिर्फ बाय द वे सब कॉन्टिनेंट के लिए ट्रू नहीं है, ये पूरे के पूरे अफ्रीका के लिए भी ट्रू है। जब उनके एरियाज चॉप अप हुए तो एसेट डिविजन्स के इश्यूज होते हैं, और यहाँ पे आपको नज़र आता है ध्रुव राठी का नीम हिंदुत्व। एसेट डिविजन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तकरीबन हर मैटर में स्क्यूड थे नेहरू के फेवर में, और इसके पीछे क्या वजह थी? वो नेहरू का पर्सनल रिलेशन था माउंटबैटन फैमिली के साथ। इनफैक्ट ध्रुव राठी, जिसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, कि नेहरू का पॉलिटिकल विजन था कि जनाब उन्होंने माउंटबैटन को गवर्नर जनरल बनाया, और उन्होंने ये पॉलिटिकल विजन तो अपने दोस्त कायदे आज़म को भी दिया, और कायदे आज़म का नई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ये था कि कायदे आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासत बने, और नेहरू चालाकी दिखाते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर काम करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एसेट डिवीजन में माउंटबैटन मदद करेगा, यूके से असेंट लेने में माउंटबैटन मदद करेगा, और जो हमने हरकत सकनात कश्मीर, जूनागढ़ और कई और इलाकों में करनी है, उसमें माउंटबैटन मदद करेगा। और यही चीज़ देखने को आई। तो यहाँ पे क्या साबित हुआ कि जो सोच और फ़लसफ़ा कायदे आज़म लेके चल रहे थे एक पाक साफ इलाके का, वो नेहरू नहीं लेके चल रहा था, और वो वल्लभ भाई पटेल नहीं लेके चल रहा था। और गांधी जो उनका एक फिगर हेड था, जिसको वो व्हील आउट करते थे आपके सामने लेके आते बताने के लिए कि देखें ये असल शक्ल है हिंदू की, ये सब नॉनसेंस था। इनफैक्ट जिस एग्जाम्पल की उन्होंने बात भी की थी, द मिरेकल ऑफ गांधी, जहाँ पे उन्होंने कलकत्ता के अंदर मैसेकर रोक दिया था, वो मिरेकल ऑफ गांधी उन्होंने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया असम और बिहार के अंदर? क्योंकि असम और बिहार में वो गांधी को भी उड़ा कर रख देते थे। जस्ट बिकॉज कलकत्ता एक डाइवर्स इलाका था, डजंट मीन कि बिहार का डाइवर्स इलाका और असम का डाइवर्स इलाका में आरएसएस की मर्डरिंग ऑफ मुस्लिम्स को गांधी रोक सकता था। लेकिन ये वही बात है ना, सेलेक्टिव हिस्ट्री। हम कतन नहीं कहते कि पाकिस्तान जो स्टेट हर डिसीजन लेता है बहुत अच्छा होता है। 47 में जो चीज़ें हुई बहुत अच्छी हुई, लेकिन हम वाइट वॉश भी नहीं करते। वो वाइट वॉश क्यों करते हैं, हम उस पर भी आएंगे।
अब खुद ही ध्रुव राठी साहब अपनी ही बात कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। वो कहते हैं सिरिल रैडक्लिफ न्यूट्रल था, लेकिन सिरिल रैडक्लिफ जब डिवीजन मैप के ऊपर गुरदासपुर का इलाका जो मुसलमानों का अक्सरियत का इलाका था उसको डिवाइड कर देता है इंडिया के फेवर में, तो ये कौन सी न्यूट्रलिटी थी? यहाँ पे वो एक दलील भी देते हैं ध्रुव राठी भाई। वो कहते हैं क्योंकि जनाब जो रिवर रावी का नेचुरल बेड था वो ये डिवीजन बनाता है, तो लिहाजा ये डिवीजन सिरिल रैडक्लिफ ने बुलाया। सिरिल रैडक्लिफ शायद पाकिस्तान इंडिया में कभी आया ना हो, लेकिन जब उसको माउंटबेटन ने बताया कि जनाब आप दो मुल्क बना रहे हैं हिंदू और मुसलमान होने की बुनियाद पे, और जो की पॉइंट्स सिरिल रैडक्लिफ को दिए गए थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ मुस्लिम्स को जाएंगे, मुस्लिम रूलर्स वाले एरियाज़ असीड कर सकते हैं पाकिस्तान को, और इंडियन हिंदू रूलिंग एरिया असीड कर सकते हैं इंडिया को। तो क्या सिरिल रैडक्लिफ को नहीं पता था कि जनाब एक मुस्लिम एरिया गुरदासपुर, इसको मैं इंडिया में शामिल कर रहा हूँ? इनफैक्ट ध्रुव राठी ने ये बात खुद कह दी, मैंने नहीं कही, साहब ने खुद कह दी कि ये गुरदासपुर ही एक्चुअली वो पॉइंट बनता था जो नेहरू को क्लेम देता था कश्मीर के ऊपर। हाय 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 हाय। बात ये है कि जितने मर्जी आप चलाक हुए, जितने मर्जी आप वाइट वॉश करें, इंटरनेट का फ़ायदा ही होता है कोई भी आपकी वीडियो देख सकता है और कोई भी उसको फैक्ट चेक कर सकता है। इनफैक्ट ये गुरदासपुर ही एक इतना क्रिटिकल इशू बन गया जिसकी वजह से कश्मीर का इशू आज तक इंडिया सॉल्व नहीं होने दे रहा। अब हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो एक और टूल इस्तेमाल करते हैं ये हमारे नीम हिंदुत्वा वाले ध्रुव राठी भाई, कि ये कैसे वाइट वॉश करते हैं मैसेकर्स को, मैं बताता हूँ कैसे। ध्रुव राठी पहले एक पूरी पिक्चर पेंट करते हैं कि जनाब एक ट्रेन रिसीव होती है इंडिया के अंदर जिसके ऊपर लिखा जाता है, जिसके अंदर सारे लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, उस पर लिखा जाता है कि वेलकम पार्टीशन की टू वल्लभ भाई पटेल एंड नेहरू। एग्जैक्ट लफ्ज़ मैं शायद आगे पीछे कर रहा हूँ, पर इमेज ये था कितना खूनखार थी वो ट्रेन, लोग हैरान और परेशान थे उसको देख के। एक भरी हुई बस्लिंग ट्रेन के अंदर ये होता है, और साथ ही कहता है कुछ ट्रेन पाकिस्तान में भी ऐसे गई थी। आप फ़र्क देख रहे हैं कि पहले वो पिक्चर पेंट करता है पूरी कि जनाब कितना बारबैरिक है पाकिस्तान। वो पिछली वीडियो मुझे उनकी याद है कि जब वो कहते हैं पाकिस्तान ने दुनिया को बेवकूफ़ बना लिया, इसको FATF लिस्ट में शामिल करो। पर वो वीडियो वैसे इतनी एज नहीं की अच्छी माशाल्लाह, लेकिन चले, ये वो पिक्चर पेंटिंग का टूल वो इस्तेमाल करते हैं। गालबन मैंने लास्ट चेक किया था तकरीबन 5.8 मिलियन 58 मिलियन पीपल उस वीडियो को देख चुके थे। कितने लोग आपके इस प्रोपेगेंडा की वजह से नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। फिर आप एक तरफ शोर मचाते हैं कि जनाब BJP और RSS के जो ट्रोल्स हैं वो लोगों को ब्रेन वॉश करें। हुजूर आप भी यही कर रहे हैं। इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं इंक्लूडिंग हम, ये सब दुनिया को अपने प्रोपेगेंडा के मुताबिक देखना चाहते हैं, और इसमें दिक्कत कोई नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपका प्रोपेगेंडा टॉमी, हमारा प्रोपेगेंडा कुत्ता नहीं। प्रोपेगेंडा इज़ प्रोपेगेंडा। अवामुन नास को राइट है कि वो किसको अस्क्राइब करें और फॉलो करें, लेकिन आप अपने आप को एज फैक्ट नहीं प्रेजेंट कर सकते। ये एक हार्श रियलिटी है। ये क्वालिटी पता है किसमें? वाइट वॉशिंग ऑफ हिस्ट्री, वाइट वॉशिंग ऑफ जेनोसाइड, प्रेजेंटिंग देयर नैरेटिव एज फैक्ट एंड समवन एल्सेस नैरेटिव एज फॉल्ट सुपर पावर्स की होती है। अमेरिका क्या करता है? वो कहता है कि जब हम अफ़गानिस्तान में फ्रीडम लेके आते हैं और लाखों लोगों की जान को दाव पे लगा देते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं, जब हम फ्रीडम इराक़ में लेके आते हैं तो ये जायज़ है, लेकिन अगर रशिया वही फ्रीडम यूक्रेन लेके आ जाए तो ये नाजायज़ है। आप बात समझ रहे हैं? यानी इंडिया अब हर लिहाज से बावला हो चुका है। 6 जहाज़ हम उनके गिराते हैं, उनको फिर भी समझ नहीं आती। उनके लोगों को समझ नहीं आती कि जो झूठा ख्वाब मोदी हमें पढ़ा रहा है, बेशक हम मोदी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो ख्वाब हमारी गुट्टी में इतना बैठ गया है कि हम अभी भी वो बकवासियात, वो नॉनसेंस स्प्यू करते रहेंगे। पूरे कश्मीर के इशू को उन्होंने कैसे फ्रेम किया मैं आपको बताता हूँ कि जनाब कायद आज़म बहुत चालाक आदमी थे। हरी सिंह इंडिपेंडेंस चाहता था, जो उस वक्त का महाराजा था इंडिया का, तो उसको माउंटबेटन बार बार समझाता था कि तुम या पाकिस्तान में हो जाए, इंडिया में हो जाए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे इंडिपेंडेंस समझ आती है। तो कायद आज़म ने सोचा कि जनाब क्यों ना मैं NWFP जो उस वक्त के ट्राइब्समैन थे उनको वहाँ पे भेजूँ और उनको ये कहूँ कि तुम्हें इजाज़त दोगे लूट मार करने की, और इस वजह से तुम चढ़ दौड़ो कश्मीर के ऊपर। सदके जाऊँ ध्रुव राठी, तुमने सबसे पहले कहा कि जितने पख्तून रहते हैं ट्राइब्स में वो जानवर हैं। तुमने सबसे पहले ये स्टीरियोटाइप किया। दूसरा तुमने स्टीरियोटाइप किया कि पाकिस्तान के जो लीडर बानी कौम कायद आज़म है वो इस तरह के टैक्टिक्स पर रिजॉर्ट करेंगे। और फिर तीसरा तुमने इतनी मासूमियत दिखाई नेहरू की, जब तुमने कहा कि फिर हरी सिंह ने खुद नेहरू को फ़ोन किया, फिर नेहरू ने वहाँ फ़ौज भेजी और वहाँ फ़ौज पहुँच गई। और क्योंकि ये जो मुसलमान पठान थे ये इतने जानवर हैं, ये इतने बिजी थे लूट मार करने के अंदर कि जनाब ये पहुँच नहीं सके श्रीनगर के एयरपोर्ट तक, तो वहाँ सिख बटालियन ने लैंड करके इंडिया ने कश्मीर को बचा लिया। इतना बड़ा झूठ, इतना घटिया दगोसलापन,
ये तवक्को नहीं थी ध्रुव राठी आपसे। उसकी वजह ये है कि आप तो अपने आप को बानिए सच कहते हैं सब कंटेंट के अंदर। रियलिटी ये है कि मिड अक्टूबर के अंदर डोगरा आर्मी के ट्रूप्स मुसलमानों को जम्मू से निकालना शुरू करते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं, उनकी औरतों का इस्तेसाल करते हैं और उनको उठा के सियालकोट, झेलम, गुजरात और रावलपिंडी भेजते हैं। इसके रिस्पॉन्स में कायद आज़म ने वहाँ पे ट्रूप्स भेजे थे। आज के जो मॉडर्न डे फिगर्स हैं वहाँ पे ये है कि तकरीबन 27 से 40 हज़ार मुसलमान मारे गए थे इस आफ्टर मैथ में। जो वो ट्रूप्स गए थे ना वहाँ पे NWFP से, वो एम ही नहीं उठ के गए थे। वहाँ पे जो हरी सिंह चीज़ ऑर्केस्ट्रेट करवाना चाहता वो ये था कि मैं इस एरिया की डेमोग्राफिक्स ऐसे चेंज कर लूँ कि कल को मुझे कुछ भी करने में इंडिया की खुशनुदी हासिल हो। ये वैसे डेमोग्राफिक्स चेंज करने वाली हरकत ना आपका दोस्त इसराइल भी करता है। ये एक हार्श रियलिटी रही है कि मुल्क अक्सर औकात जेनोसाइड्स अपने मुल्कों में कमिट करते हैं और डेमोग्राफिक्स चेंज करते हैं, और ये जहाँ भी होता है हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन ध्रुव राठी साहब ने इसको कम्प्लीटली वाइट वॉश कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने जूनागढ़, जो एक मुसलमान प्रिंसली स्टेट था, उसकी स्टोरी ऐसे प्रेजेंट की कि आपकी हंसी छूट जाएगी। उन्होंने कहा जूनागढ़ का जो महाराजा था वो तो कुत्तों का बड़ा शौकीन था, उसके हर कुत्ते के मुलाजम थे, इतना ज़्यादा उसके पास कुत्ते थे। और भुट्टो साहब के जो वालिद थे वो इतने चालाक थे, उन्होंने एक ऐसा झूठ बोला जूनागढ़ के बादशाह का, क्योंकि वो तो रोटी को चोची कहता था कि जनाब जो इंडिया है, अगर तुम इंडिया के साथ शामिल हुए तो नेहरू ने तो अनाउंस कर दिया कि तुम्हारे सारे कुत्तों को जहर दे देगा। तो इस डर से उन्होंने पाकिस्तान में शामिल हो गए। जूनागढ़ वाला बंदा पागल है यार। आप क्या समझते हैं लोग बेवकूफ़ होते हैं? मतलब कि किस लेवल तक आप उतरेंगे। और जो बुक्स भी वो साइट कर रहे थे, क्योंकि बुक्स का चंचा तो आपको पता है इस चैनल पे पुराना है, साइट कर रहे थे वो इंडियन ऑथर थी, पीयर रिव्यूड नहीं होती थी। ये चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं इसका नीचे हम अटैच डॉक्यूमेंट लगा लें कि आप चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। जूनागढ़ के अंदर आपने बाकायदा इंडियन आर्मी और पुलिस से कू करवाने की कोशिश की थी जब पता चला कि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो रहा है। और वहाँ पे एक चीज़ ध्रुव राठी ने सही कही कि कायद आज़म को पता था कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है और कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब जूनागढ़ के केस में आपने एक रूल अप्लाई किया, वहाँ पे आपने कहा कि इंडियन आर्मी जाना जस्टिफाइड थी, क्यों? क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन थी। लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ असेंशन तो ये कहता है कि महाराजा डिसाइड करेगा। लेकिन जूनागढ़ आप पाकिस्तान को देना नहीं चाहते थे। ज़ाहिर है वो एक कोस्टल टाउन है, तीनों तरफ उसके इंडिया है, वहाँ पाकिस्तान की टेरिटरी हो तो इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट हो जाती है। लेकिन कश्मीर के अंदर आपने रूल अप्लाई किया कि नहीं, क्योंकि महाराजा हिंदू है लिहाजा ये इंडिया का पार्ट बनेगा। रियलिटी ये है 47 की दोस्तों कि जो टू नेशन थ्योरी थी वो हर कदम पे सच्ची साबित होती गई। ये तो 2025-26 में आके तो हमारे पाकिस्तान के लिबरल्स को भी नजर आएगा नहीं नहीं नहीं, दो मुल्क ही ठीक थे, हम शायद इस हिंदू नेशनलिज्म के साथ रह नहीं सकते थे। लेकिन 47 से लेके 49 तक जो हरकत सकना जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और बाकी हिंदू लीडर्स ने की थी, उससे क्लियरली साबित हो गया था कि टू नेशन थ्योरी मेक सेंस। इवन गांधी जो अपने आप को बार बार फोर्स करता था फास्ट पे जाने के लिए ताकि पाकिस्तान को उसकी राइटफुल चीज़ें मिल सकें, जो कभी बाद में मिली भी नहीं थी, और एक के बाद एक हीला बहाना इस्तेमाल किया गया था, अनसक्सेसफुल रहा था ओवरऑल। और इनफैक्ट एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने उसको भी मार दिया था। तो रियलिटी ये है दोस्तों कि हमें हर तरफ से प्रोपेगेंडा का अटैक होता है, लेकिन वो अटैक ये नहीं होता कि DGSPR ना के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, स्टेटमेंट दे दी। ये तो ऑब्वियस चीज़ें होती हैं जो हम देख सकते हैं कि यार अच्छा ये ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट का बंदा है, ये तो अपने ही हक में बात करेगा। लेकिन पीपल प्रिटेंडिंग टू बी न्यूट्रल वो आके प्रोपेगेंडाइज करते हैं ताकि आपको अपने ही नैरेटिव्स ना पता चल सके। रियलिटी ये है कि 47 के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई, उसमें बहुत अफसोसनाक वाक़यात हुए, उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर कोई भी लेसन इसमें से आना चाहिए था वो होना चाहिए था ह्यूमैनिटी का। लेकिन इस सारे को वाइट वॉश किया गया और एक पिक्चर पेंट की गई कि पाकिस्तान के बानी और जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से बारबरिज्म बार बार देखने को मिला। एक पूरी एथनिक कम्युनिटी को जानवरों के तौर पर प्रेजेंट कर दिया। इतना तो ना करें सर, इतने ही हम आपको बुरे लगते हैं या इतने ही हम जानवर हैं, तो जब आपके लोग पाकिस्तान में आते हैं या आपकी सिख कम्युनिटी जब पाकिस्तान आती है तो उनको हम मोहब्बत से क्यों वेलकम करते हैं? आज इंडिया के अंदर मस्जिदें, गुरुद्वारे, चर्च सेफ़ नहीं है, लेकिन सिखों की जो इबादत गाहें हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको जाके देखें तो वो आईफल टावर से कम नहीं लगती। उनको साफ़ सुथरा बेहतरीन निज़ाम हम पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के लोग प्रोवाइड करते हैं। रियलिटी ये है कि ध्रुव राठी जैसे लोग दानिस्ता या नादानिस्ता, मैं उन पर यह तोहमत नहीं लगाऊंगा,
मेरा ख्याल है वो ये हरकत व सकनात करते हैं क्योंकि वो बेवकूफ़ इंसान है, लेकिन आप लोगों को खुद एक नहज पे लेके आ रहे हैं कि आप एक कौम और एक मज़हब से नफ़रत प्रोपेगेंडाइज कर रहे हैं। ध्रुव राठी के करीब, जैसे रिचर्ड डॉकिंस के करीब, जैसे अमेरिका के करीब, जैसे यूरोप और इसराइल के करीब, मुसलमान अच्छा वो है जो बेसिकली इस्लाम ना फॉलो करे, नेशन स्टेट के पैराडाइम में बट जाए और फिर अपने नेशन स्टेट के आइडियल्स को अस्क्राइब करे। इसीलिए टू नेशन थ्योरी नेसेसरी थी कि एक मुसलमान अल्लाह, कुरान और सुन्नत से ऊपर किसी चीज़ को रख ही नहीं सकता। बेशक आप जितना मर्जी उसके दिमाग में भूसा भर दें कि जनाब ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, उसकी मजबूरी है क्योंकि तौहीद पिलर ऑफ इस्लाम है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं और कुरान अल्लाह के पैगामात की कंप्लीट और परफेक्ट किताब है। तो आपके आइडियाज़ तो चीज़ ही कोई नहीं है उसके सामने। आप ज़रूर ध्रुव राठी को देखें, ज़रूर आकाश मैन जी को देखें, ज़रूर हमें देखें, ज़रूर और क्रिएटर्स को देखें, लेकिन ये बात समझ लें, और मैं तो ये ओपनली बात करता हूँ यार, कि हर कोई जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है वो अपनी सोच, अपने दुनिया के वर्ल्ड व्यू के मुताबिक प्रेजेंट करता है। न्यूट्रल जानवर होता है। कैसा लगा? उसकी वजह ये है कि आज के मॉडर्न दौर में नंबर वन वेपन क्या है? इंफॉर्मेशन। ये डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता, सब कहानी है। इंफॉर्मेशन, हाफ फैक्ट, हाफ ट्रूथ, एक आइडिया को प्रेजेंट करके उस पर एक पर्टिकुलर लेंस डाल देना, ये सब कुछ मैटर करता है। तो आपने अपने आप को इतना इक्विप करना है क्रिटिकल थिंकिंग से कि आप हर किस्म की इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर सकें, उसमें से सच्चाई ढूंढ सकें। सच्चाई ये है कि पार्टीशन एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था जिसको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किया गया। सच्चाई ये है कि माउंटबेटन जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे वो का झुकाव नेहरू की तरफ था। सच्चाई ये है कि कायदे आज़म जो पहले कांग्रेस का हिस्सा थे वहाँ से डिसहार्टन होके, उनकी हरकतों सकनात से डिसहार्टन होके मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। रियलिटी ये है कि पोस्ट पार्टीशन हमारी आर्म फोर्सेस जो उस वक्त एक ब्रिटिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर थी वो कायदे आज़म को उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड जूनागढ़ के मामले में इंडियन आर्म फोर्सेस रिस्पॉन्ड करती है। ज़ाहिर है इसमें माउंटबेटन का बहुत बड़ा किरदार था। रियलिटी ये है कि पोस्ट 47 पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकी और पोस्ट 47 इंडिया में जमहूरियत इस्टेब्लिश हुई। ये रियलिटी है। तो कोशिश करें अपने आप को असली दुनिया में रखें, सब्सक्राइबर्स और नीम गरम प्रोपेगेंडा से मत अफेक्ट हों। आज 2026 में इंडिया एक इंतहाई खौफनाक इसराइल लाइक स्टेट बन गया है जहाँ पे ना मुसलमान सिक्योर है, ना दलित सिक्योर है, ना सिख सिक्योर है, ना ईसाई सिक्योर है। अब तो वीडियोस मंजर आम पे आना शुरू हो गए हैं जहाँ पे ईसाई को मजबूरन वेज खिलाया जा रहा है, मस्जिदों की तरफ तीर के निशान बना के फायर किए जा रहे होते हैं। मस्जिदें तोड़ना तो अब आम हो गया है। बुलडोज़र सरकार पूरी एक सूबे को चला रही है जहाँ मुसलमानों के घर रोंग दिए जाते हैं ये कह के ये इलीगली मेड घर हैं। वहाँ पे इस वक्त अपनी सिटीजनशिप साबित करनी पड़ रही है सेकंड थर्ड जनरेशन मुस्लिम्स को वहाँ पे। ये क्यों हो रहा है? ये उसी वजह से हो रहा है जो चीज़ कायदे आज़म ने प्री 47 रियलाइज़ कर ली थी कि देयर आर टू नेशंस, या एक दूसरे पे हाकम आ जाएगी या दूसरी पहली पे हाकम आ जाएगी। यही होता रहा है इस पूरे इलाके में कि मुसलमान लीडर आए, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, सिख बीच में थोड़े तगड़े, उन्होंने थोड़े इलाके पे हुकूमत कायम की, मराठे है उन्होंने थोड़े इलाके पे हुकूमत कायम की। वैसे ज़्यादातर मुसलमानों की हुकूमत कायम रही है यहाँ पे। तो कायदे आज़म का ये बेहतर डिसीजन था कि ये इलाका पार्टीशन हो जाता। और रियलिटी ये है कि जो 565 प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, अगर वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते और अपनी अपनी रियासतें बना लेते तो ये जो इतना बड़े इंडिया ख्वाब है ये भी बढ़ जाता। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह का हम लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारी कौम का लीडर कायदे आज़म था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे लिए ये मुल्क बनाया। अब उसके साथ हमने क्या किया वो एक और बहस है, लेकिन सुम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि उन्होंने हमारे लिए ये मुल्क बनाया और हमें आज इंडिया में नहीं रहना पड़ा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।